जिंदा लाशें या क्रियाशील मृत पूरे विश्व के दर्ज इतिहास की कहानियों में दिखाई देती हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ की एक अलग वंशावली है जो भूमध्य रेखीय और मध्य अफ्रीका से जुड़ी हुई है। पहला सुराग ज़ॉम्बी शब्द में ही छिपा है। इसकी सटीक व्युत्पत्ति अज्ञात है, लेकिन सुराग कई हैं। उदाहरण के लिए गैबोन के मित्सुगो लोग लाश के लिए ज़ुम्बी शब्द का उपयोग करते हैं। ज़ुम्बी शब्द कई प्रकार से सर्वोच्च अलौकिक क्षमताओं वाले पूर्वज या किसी देवता को संदर्भित करता है। ऐसे ही अंगोला और कांगो में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं में ज़ुम्बी एक ऐसी वस्तु को कहा जाता है जिसमें आत्मा का वास हो। यहाँ कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं में भी समानताएं हैं। जैसे कि कांगो परंपरा में यह माना जाता है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा को किसी वस्तु में रखा जा सकता है जो सुरक्षा और सौभाग्य ला सकती है। मृत्यु के बाद किसी की आत्मा के साथ क्या होता है, इसके बारे में इसी तरह की मान्यताएं अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में भी प्रचलित हैं। 1517 और 1804 के बीच फ्रांस और स्पेन ने लाखों अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाया और उन्हें कैरेबियन द्वीप पर ले गए, जहां आज हैती और डोमिनिकन गणराज्य हैं। वहां गुलाम बनाए गए अफ्रीकी लोगों की धार्मिक मान्यताएं औपनिवेशिक अधिकारियों की कैथोलिक परंपराओं के साथ मिश्रित हो गईं और वोडू नामक एक धर्म विकसित हुआ। कुछ वोडू मान्यताओं के अनुसार किसी व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर संग्रहित किया जा सकता है जो एक अशरीरी ज़ॉम्बी बन जाती है। वैकल्पिक रूप से, यदि मृत्यु के तुरंत बाद किसी शव की ठीक से देखभाल नहीं की जाती है तो बोको नामक एक जादूगर इस शव को पकड़ सकता है और उसे एक निष्प्राण ज़ॉम्बी में बदल सकता है जो उसकी इच्छा अनुसार काम करेगा। ऐतिहासिक रूप से कहा जाता है कि इन लाशों को मजदूरों के रूप में काम पर लगाया जाता था, जिन्हें न तो भोजन की आवश्यकता होती थी और न ही आराम की। दूसरे शब्दों में, यह दास्ता के दौरान अमानवीय प्रताड़ना की खुनी दास्ता बयान करता है जिसे हैती में अफ्रीका से लाए गुलाम लोगों ने अनुभव किया था। यह संभवतः ऐसा दुर्भाग्य था, एक प्रकार की दास्ता जिससे मृत्यु भी उन्हें मुक्त नहीं कर सकती थी। ज़ॉम्बी को पुनर्जन्म से वंचित कर दिया गया था और शाश्वत अधीनता में फंसा दिया गया था। शायद इसी वजह से हैती संस्कृति में लाशों को आमतौर पर सहानुभूति और देखभाल के पात्र पीड़ितों के रूप में देखा जाता है। 1915 में हैती पर अमेरिकी कब्जा होने के बाद ज़ॉम्बी के किरदार में पश्चिमी पॉप संस्कृति के माध्यम से बदलाव आया। कब्जे के दौरान अमेरिकी नागरिकों ने काले हैती लोगों के बारे में कई नस्लवादी मान्यताओं का प्रचार किया। शैतान की पूजा और मानव बलि की झूठी कहानियों के बीच ज़ॉम्बी कहानियों ने अमेरिकी कल्पना पर कब्जा कर लिया। और फिर 1932 में ज़ॉम्बीज़ ने व्हाइट ज़ॉम्बी नामक फिल्म से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया। हैती में स्थापित फिल्म के नायक को अपनी मंगेतर को एक दुष्ट वोडू मास्टर से बचाना था जो ज़ॉम्बी श्रमिकों का उपयोग करके एक चीनी मिल चलाता था। दुर्भाग्य से फिल्म की सहानुभूति का मुख्य पात्र गुलाम कार्यबल नहीं बल्कि पीड़ित श्वेत महिला थी। अगले दशकों में ज़ॉम्बी कई अमेरिकी फिल्मों में दिखाई दिए, आमतौर पर हैती संस्कृति के ढीले संदर्भ के साथ, जबकि कुछ में एलियंस और नाजियों को भी शामिल कर लिया गया। फिर 1968 की बेहद प्रभावशाली फिल्म नाइट ऑफ द लिविंग डेड आई, जिसमें लोगों का एक समूह धीमी गति से चलने वाले और इंसानी मांस खाने वाले राक्षसों के हमले से बचने की कोशिश करता दिखाई देता है। फिल्म के निर्देशक ने टिप्पणी की कि उसने कभी भी अपने ज़ॉम्बीज़ को लाश के रूप में नहीं देखा था। इसके बजाय यह दर्शक ही थे जिन्होंने उन्हें इस रूप में पहचाना। लेकिन तब से ज़ॉम्बी मांस के लिए एक अतृप्त लालसा से जुड़ गए और ज़ॉम्बी दिमाग को बड़े स्वाद से खाते हैं। यह पहलू 1985 की द रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड में जोड़ा गया। इन और बाद की कई फिल्मों में वे केवल इंसानी मांस भक्षी राक्षस हैं,
कोई भी जादूगर इन्हें नियंत्रित करता नहीं दिखता है। बाद में 2002 के 28 डेज लेटर से प्रेरित होकर ज़ोंबीफिकेशन एक संक्रामक घटना बन गई। अब दशकों से दुनिया भर के कलाकारों ने उपभोक्ता संस्कृति से लेकर आपदा तैयारियों की वैश्विक कमी तक अपने समय की सामाजिक बुराइयों और चिंताओं पर प्रकाश डालने के लिए ज़ोंबी का उपयोग किया है। लेकिन वास्तव में अमेरिकी पॉप संस्कृति ने ज़ोंबी की उत्पत्ति और वास्तविकता को मिटा दिया है, इसके मूल महत्व को नरभक्षण कर दिया और पीड़ित को राक्षस में बदल दिया है, जो कि शोषित के प्रति सरासर दुस्साहस है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।